बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली से मुस्तरद होने के बाद जो शहर इक़्तिदार के सियासी हालात हैं, सियासी गहमा गहमी हैं और इमरान खान की जानिब से उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिए जाने के बाद जो पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है, इन सारे मामलात को लेकर नाज़रीन पाकिस्तान के जो अवाम है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें जमाए बैठे हैं, नज़रें टिकाए बैठे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौमी असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी है और जो पंजाब असम्बली के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले रखा है, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फ़ैसला सुनाती है और कब फ़ैसला सुनाती है। तो नाज़रीन आज के इस व्लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी है उनमें से हमारी पहली खबर का ताल्लुक़ भी आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई से है। जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक जो सो मोटो ले रखा है, जो उसको नोटिस ले रखा है, इस केस की आज 3 घंटे 10 मिनट तक तवील और मुसलसल समाअत हुई। आज की नाज़रीन अदालती कार्रवाई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील थे डॉक्टर बाबर अवान साहब, आज के अदालती कार्रवाई में नाज़रीन बाबर अवान साहब ने 2 दलीलें ऐसे दी हैं जिसने 5 रुकनी बेंच के जज साहबान को अलर्ट कर दिया है, होशियार कर दिया है। तो आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी दलीलें जो हैं वो बाबर अवान साहब ने देकर 5 रुकनी जज साहबान को अलर्ट किया है और उन दलीलों का इमरान खान साहब को कितना फ़ायदा पहुंचा है या कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बाबर अवान साहब ने आज कमरा अदालत नंबर 1 में दलाइल देते हुए एक दलील दी जब जज साहबान ने उनसे ये पूछा कि वो ऐसा कौन सा मवाद था जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट कर दिया। और साथ में जज साहबान ने यह भी उनसे ये पूछा कि क्या गैर मुल्की साजिश जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया था, क्या इस गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ाम पर किसी रुकन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया। तो जज साहबान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गालिबन कोई बाबर अवान साहब किसी मवाद का हवाला देंगे और किसी रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुतल्लिक भी अदालत को आगाह करेंगे, लेकिन बाबर अवान साहब का जो रिप्लाई था उस पर जज साहबान हैरान रह गए। बाबर अवान साहब ने एक तो ये कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले की तहकीकात चाहते हैं कि आप इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना दें और जुडिशल कमीशन में आला अदलिया के जज साहबान को शामिल किया जाए। मज़ीद बाबर अवान साहब ने यह कहा कि ये जो गैर मुल्की साजिश का मामला है, इस इशू के ऊपर हुकूमत ने किसी भी अपोजिशन के रुकन के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और फिर साथ ही बाबर अवान साहब ने कहा कि जो हमारी पार्टी के नाराज़ अरकान हैं, मुनरफ़ अरकान हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर हमने आर्टिकल 63A की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है। ये नाज़रीन जब दलील अदालत के सामने रखी गई तो अदालत ने बाबर अवान साहब से ये पूछा कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मामले की अभी तहकीकात करवाना चाहते हैं, हकीकत को जानना चाहते हैं, सच को सामने लाना चाहते हैं, तो फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किस बुनियाद के ऊपर जो है अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। और फिर आप ये जो बज़ाहिर जो जज साहबान रिमार्क्स दे रहे थे उसका मतलब यही अखज़ होता है कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि गैर मुल्की साजिश हुई है, आपने अरकान असम्बली को गद्दार करार दे दिया डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के ज़रिए। तो जब आप तहकीकात करवाना चाहते हैं, इमरान खान इस मामले के लिए जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बनवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक ख़ुद खान साहब भी यकीन से नहीं कह सकते कि आया कि ये गैर मुल्की साजिश हुई है या नहीं है, क्योंकि जज साहबान ये कह रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वज़ीर आज़म को भी ख़ुद इन इल्ज़ामात की सदाकत पर यकीन नहीं है। तो इस तरह से एक गलत आर्गूमेंट जब अदालत के सामने पेश किया गया, जहां आप अवाम के सामने कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को गिराने के लिए गैर मुल्की साजिश की गई, अपोजिशन के अरकान उस सारी साजिश में शामिल थे, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जुडिशल कमीशन के इस्तदा कर रहे हैं तो जुडिशल कमीशन बनवाने का नाज़रीन हमेशा मकसद ये होता है कि किसी सच को सामने लाया जाए, किसी हकीकत को सामने लाया जाए, छुपी हुई जो सदाकत है उसका पता चलाया जाए कि आया कि हकीकत क्या है, जो बताया जा रहा है वो सच है या जो नहीं बताया जा रहा वो सच है। तो जब इमरान खान साहब ने या उनके वकील की जानिब से ऐसे बात कर दी गई तो जो बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा था वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो मुझे तो लगता है कि आज खान साहब के वकील ने बहुत बड़ी गलती की है इस किस्म का आर्गूमेंट जो है अदालत के सामने पेश करके। अब हम जो दूसरी दलील उन्होंने पेश की जिसमें बाबर अवान साहब ने कहा कि जो अदम एतमाद की तहरीक है
वो वोटिंग के बगैर भी मुस्तरद हो सकती है, डिस्पोज ऑफ की जा सकती है, यानी निपटाई जा सकती है। जब ये दलील बाबर अवान साहब ने अदालत के सामने रखी तो जस्टिस याजुल एहसन साहब जो कि 5 रुकनी बेंच के जज हैं, सीनियर जज हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल के राइट साइड पे वो बैठे होते हैं, उन्होंने अदालत में अपना सर पकड़ लिया और चीफ साहब तो बाकायदा मुस्कुराने लगे। जस्टिस याजुल एहसन ने कहा कि ये जो आप डिस्पोज ऑफ की बात कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक को सिर्फ उसी सूरत में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है जब वो पहले रोज़ जो है वो पेश की जाती है। लीव जब एक मरतबा ग्रांट कर दी जाए, यानी जब एक मरतबा अदम एतमाद की तहरीक को एक्सेप्ट कर लिया जाए, बहस के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए, वोटिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो बग़ैर वोटिंग के डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये 2 दलाइल रखे गए। इसके अलावा जो अली ज़फ़र साहब थे उनसे भी बड़े सख्त किस्म से सवालात अदालत ने पूछे हैं। ख़ास तौर पे जो चीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल अदालत जो है वो पार्लियामान के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते, आर्टिकल 69 अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन स्पीकर साहब ने जो एक रवायत नई कायम की है उससे एक नया रास्ता खुला है। उस रास्ते को भी हमने देखना है कि क्या वाकई जो दूसरी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो हमने इस मामले का जायज़ा लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी दूसरी खबर है, जहांगीर तरीन साहब की वापसी के हवाले से खबरें चल रही हैं। आप नाज़रीन को अच्छी तरह से याद होगा जब पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं हुई थी, ग़ालिबन ये जनवरी फरवरी की बात है कि बीमार हुए। पहले अपना जहांगीर तरीन साहब लाहौर में इमरान खान साहब के जो हॉस्पिटल है शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल, उसमें वो दाखिल हुए और फिर वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिन के बाद वो लंदन रवाना हो गए और ये बताया गया कि वो अपने इलाज के लिए बरतानिया जा रहे हैं। लेकिन जब वो बरतानिया जा रहे थे, हमने उस वक्त भी कहा था कि बरतानिया में उनकी खुफिया मुलाकातें होंगी और वहाँ पर खुफिया मुलाकातें हुई भी नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ, लेकिन किसी भी इस खुफिया मुलाकात की जहांगीर तरीन या उनके किसी भी करीबी अजीज़ की जानिब से ऐसी खबरों की तरदीद नहीं की गई। बल्कि जब जहांगीर तरीन पाकिस्तान में थे तो लाहौर में उनकी शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात हुई थी। मीडिया पर उस खबर का बड़ा जो है वो चर्चा हुआ था, बड़े धूमधाम के साथ मीडिया ने उस खबर को चलाया था कि देखें शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उस खबर की भी किसी जहांगीर तरीन या उनके करीबी अजीज़ की जानिब से तरदीद नहीं की गई थी। लेकिन अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब की जो वापसी हो रही है, वापस आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें हदायत कर दी है कि आप सफ़र कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान वापस आने के बाद जिस तरीके से कल यानी गुज़श्ता रोज़ अलीम खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी अहलिया ख़तून अबल के ख़िलाफ़ और ख़तून अबल के जो दोस्त हैं फ़राह खान के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो लंदन से वापस आकर जहांगीर तरीन भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से किए जाने का इम्कान है, जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात जो है वो सामने आ सकते हैं। अब ये ज़रा ये दावा कर रहे हैं, देखते हैं कि जहांगीर तरीन वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें वो क्या नए इंकशाफात करते हैं, जो अलीम खान ने जो इंकशाफात किए हैं उनसे कितने मुख्तलिफ होंगे। अब बात अगर करें कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ये नाज़रीन मामला है कौमी असम्बली और पंजाब की सूबाई असम्बली से मुतल्लिक। नाज़रीन कौमी असम्बली में जो हुआ, जिस तरीके से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया और जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हुई, खान साहब ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो सदर मुमलिकत साहब हैं वो बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा कि निगरान वज़ीर आला के लिए मेरे साथ मुशावरत करें। उस खत का तो शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया कि मुझे तो जस्टिस गुलजार अहमद काबिल कबूल नहीं है, साबिक चीफ जस्टिस। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज इस्लामाबाद में जो मुश्तरका अपोजिशन है उनका 11 बजे इजलास होने जा रहा है, जिसमें अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नए नाम पर गौर किया जाएगा और ग़ालिबन बताया जा रहा है कि जैसे मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर बनाने के हवाले से अपोजिशन की जानिब से जो है उनका नाम प्रपोज किया जा सकता है। लेकिन जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, अब आप देखें कि कितनी मुतहरिक हो चुकी है मौजूदा जो निगरान सेटअप इसे कह सकते हैं, चंद दिन का ये मेहमान है। एक तो सदर साहब ने लेटर लिख दिया, सदर साहब के लेटर पर जब शहबाज शरीफ का बयान आया तो फौरी तौर पर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने इमरान खान को और शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है कि अब क्योंकि ये मामला निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर आप दोनों का यानी इमरान खान का और शहबाज शरीफ का इत्तफाक राय नहीं हो सका, तो आप फौरी तौर पर 4 नाम अपनी पार्टियों से भिजवा दें जिन्हें पार्लिमानी कमेटी में शामिल किया जाए और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का जो मामला है उसको हतमी जो है वो अंजाम तक या उसे फाइनलाइज किया जाए। तो ये आपके सामने है, एक तरफ किस जल्दी के साथ जो है वो रूलिंग दी गई और उसके बाद फिर किस जल्दी के साथ ये निगरान सेटअप का क़याम हुकूमत में अमल लाना चाहती है, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकला हैं वो जो ताख़ीर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताख़ीर का शिकार हो, ताकि इस दौरान निगरान सेटअप का जो क़याम का अमल है वो मुकम्मल हो जाए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, निगरान काबीना जो है वो तश्कील पा जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा रास्ता ना हो बजाय इसके कि स्पीकर की रूलिंग को अदालत जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो एक्सेप्ट कर ले।
लेकिन नाज़रीन आज बाबर रवान साहब ने एक ज़रूर अच्छी बात की है जो मेरे ख्याल में कमरा अदालत में बैठे हुए तमाम लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें बाबर रवान साहब ने कहा कि अदालत को नज़रिया ज़रूरत जैसा कोई फैसला नहीं देना चाहिए। बाबर रवान ने कहा कि अदालत या तो इधर फैसला दे या इधर फैसला दे, दरमियान का कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा दलेराना जो है दलील जो है वो बाबर रवान साहब ने अदालत के सामने रखी है। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि 21वीं सदी का ये दौर है, सोशल मीडिया का ये दौर है और हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ पब्लिक हो जाती है, आवाम अपनी राय का इजहार करते हैं। तो जो हुआ है, जो चीफ साहब के आज रिमार्क्स आए हैं, उसे देखते हुए और कल अटॉर्नी जनरल खान साहब ने दलाइल देने हैं, मैं उनसे भी तवक्को करता हूं कि वो जो भी दलाइल देंगे वो रियासत पाकिस्तान के मफाद में देंगे, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जानिब से अदालत को बेहतरीन अंदाज में फेयर रहते हुए जो है वो उनकी जानिब से मुआवनत की जाएगी। तो अदालत से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा फैसला दिया जाएगा जिसमें नज़रिया ज़रूरत को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बरी कर दिया जाएगा। अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे कि अगर इस रूलिंग को अदालत इंडोर्स कर देती है तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में कभी भी कोई एतमाद की तहरीक जब कामयाब ना हो सकेगी, बल्कि जो स्पीकर का किरदार होगा वो डिक्टेटर जैसा हो जाएगा, डिक्टेटर की तरह वो जो भी रूलिंग दें, क्योंकि अब तो यही कहा जा रहा है कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर के अख्तियारात पर एक कदगन लग जाएगी तो फिर इस मामले में किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी। जो भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी होगी वो स्पीकर से जो चाहेगी वो करवा भी लेगी, उसकी रूलिंग भी उनकी जानिब से दिलवा दी जाएगी। यानी आज आर्टिकल 5 की रोशनी में इस अदम-ए-एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है, तो आइंदा आने वाले दिनों में इस बुनियाद पर भी अदम-ए-एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने का इम्कान मौजूद रहेगा कि जो आर्टिकल 17 है वो इज्तिमाइयत की बात करता है, तो हुक्मरान जमात के लोग किस तरह से छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। वो तो इस पार्टी में एक कलेक्टिव तौर पे मौजूद हैं, जब इनफरादी तौर पे दूसरी पार्टी में चले गए, अपोजिशन में चले गए, तो लिहाजा ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक मुस्तरद की जाती है। इसी तरह से आर्टिकल 2A की रोशनी में भी किसी भी अदम-ए-एतमाद की तहरीक को या किसी भी बिल को गैर इस्लामी करार देकर फिर स्पीकर के पास अख्तियार होगा कि उसे तो कोई टच नहीं कर सकता, उसे तो कोई छू नहीं सकता, तो ऐसी अदम-ए-एतमाद की तहरीक भी आर्टिकल 2A की रोशनी में मुस्तरद हो सकती है, आर्टिकल 63A की रोशनी में भी मुस्तरद हो सकती है। तो ये इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे अपने 5 रुकनी बेंच के जज साहबान पर पूरा एतमाद है कि ना सिर्फ वो नज़रिया ज़रूरत को दफन करेंगे बल्कि आइन और कानून के मुहाफ़िज़ के तौर पर एक बेहतरीन फैसला सुनाएंगे जो आवाम के मफाद में होगा। वैसे जो हुकूमती वकला की दलील है कि आप पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते, आइन जो है वो पार्लियामेंट के जो आइन है उसमें लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती और जो अदलिया की कार्रवाई है उसमें अपने जो है वो पार्लियामान मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर यह भी वाज़ेह करना होगा जो वकला को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन को प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले देने की पाबंद है। अगर स्पीकर ने कोई गैर कानूनी अपना रूलिंग दी है, बेशक वो आर्टिकल आइन के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी रूलिंग जो आइन से मुतसादम है, आइन के जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास उनके हल्क के मुताबिक आइन को प्रोटेक्ट करने का, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देने का मुकम्मल तौर पे अख्तियार है। और आर्टिकल 87 भी अपनी जगह पर मौजूद है जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। लेकिन खैर अब अगली खबर की तरफ हम बात करते हैं। पंजाब में आप देखें कि आज किस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया और अब वहाँ पर कल मोहन सलाही ने दावा किया कि हमारे पास एक प्रोग्राम में मोहन सलाही ने दावा किया कि हमारे पास 189 नंबर मौजूद हैं। और फिर आज आपके सामने है कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास तलब किया था, अब वहाँ पर जो है वो वोटिंग नहीं करवाई जा रही। पंजाब असम्बली का जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसे ताले लगा दिए गए हैं और आज डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात वापस लेके उनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दी गई है। लेकिन जब अपोजिशन के लोग जो है अपना परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक जमा कराने के लिए पंजाब असम्बली पहुंचे तो उन्हें ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया गया। तो साफ नज़र आ रहा है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे और वो इस तरह के उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल करें ताकि जो कायदे ऐवान का पंजाब असम्बली का इंतखाब है उसमें वो किसी तरीके से जो है वो कामयाब हो सकें। अब जो 3 हैट्रिक की मैंने बात की है, खबर हमारी तवील हो रही है, आप नाज़रीन के फिर आप नाज़रीन को हमारे साथ रहना होगा। अगर प्रोग्राम लंबा हो रहा है तो फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब जो कंट्रोल टावर की हैट्रिक की खबरें हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, शहबाज शरीफ ने और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने स्टैब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से, DJI से ये तकाजा किया कि हमारे ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम मौजूद है, हम मुल्क के गद्दार हैं, हमने मुल्क की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की है, तो फिर सबूत सामने लाया जाए। और अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसी कोई इंडोर्समेंट स्टैब्लिशमेंट की जानिब से की गई है, उसे भी, उसके जो मिनट्स हैं वो भी सामने लाए जाएँ, तो उनसे वजाहत मांगी गई। यानी एस्टेब्लिशमेंट से, कौमी सलामती के इदारों से उनकी जो पोजीशन है उस पर वजाहत मांगी गई।
तो कल एक राइटर की खबर हमारे सामने आई जिसमें तो जो ऑफिशियल थे सिक्योरिटी हुकाम के, सिक्योरिटी एजेंसी के, उनकी जानिब से बता दिया गया कि जो खान साहब का बयानिया है, जो खान साहब का इल्ज़ाम है, उसके कोई काबिल कबूल शवाहिद जो है वो नहीं मिल सके। इसी तरह से आज जंग अखबार ने भी खबर छापी है जिसने इन तमाम इल्ज़ामात की सिक्योरिटी एजेंसी को कोट करते हुए तहदीद कर दी है कि सिक्योरिटी हुकाम का यह कहना है कि जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका किसी जगह पर कोई काबिल कबूल शवाहिद या सबूत नहीं मिल सका। और आज अंसार अब्बासी साहब से अलग से, अंसार अब्बासी की अलग से अपनी एक खबर है जिसमें उन्होंने कहा कि असरात जो है, जो अपना ये जो जिस केबल की बात की जा रही है, जिस डिप्लोमेटिक जो है वो मरासले की बात की जा रही है, उससे मुतल्लिक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अपना मुल्क की सलामती के इदारे हैं, उनका यही मौक़िफ़ है जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बता दिया था कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं जिसमें अपोजिशन को ये कहा जाए कि उसने मुल्क की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर में लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि जो मरासला है उससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, जिस पर हमें अमेरिका से एहतजाज करना चाहिए। और फिर वो एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया गया जब अमेरिका के जो नाज़िमुल अमूर हैं, नायब नाज़िमुल अमूर हैं, उन्हें वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया और एक एहतजाजी मरासला जो है उनके हवाले किया गया। नाज़रीन, डाका पड़ गया। 1 मिनट। अच्छा नाज़रीन, आखिरी खबर पर जल्दी से जो है वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज तारिक बशीर चीमा साहब ने एक बड़ा मुनफरद, अनोखा और दिलचस्प बयान दिया है। तारिक चीमा साहब ने नाज़रीन आज बयान में ये कहा है कि जावेद हाशमी ने नवाज शरीफ को छोड़ा और जावेद हाशमी से लेकर चौधरी निसार तक जो है वो बड़े बड़े रहनुमाओं ने, सीनियर रहनुमाओं ने, सियासतदानों ने नवाज शरीफ को छोड़ा, लेकिन किसी ने भी नवाज शरीफ पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने भी नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन आगे चल के तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि अकबर एस बाबर ने इमरान खान को छोड़ा, रेहाम खान ने छोड़ा, उसके साथ साथ जो है बाद में अहमद जवाद ने छोड़ा, अलीम खान ने छोड़ा, जहांगीर तरीन ने छोड़ा। इन सब ने जो छोड़ा है, इन्होंने छोड़ने के बाद खान साहब पर करप्ट होने का और गद्दार होने का, बल्कि आमिर लियाकत का भी उन्होंने जिक्र किया कि आमिर लियाकत, इन तमाम लोगों ने जो है इमरान खान पे करप्ट होने और गद्दार होने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। बड़ा मुनफरद किस्म का ये बयान तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखते हैं इस बयान के ऊपर हुकूमती लोगों का, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से किस किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।